नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है जैविक खाद यानी कचरे से सोना। हरित क्रांति से पहले देश में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग खेती में अभी जितना नहीं होता था। खेती का तरीका काफी कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी, लेकिन समस्या ये थी कि इस तरह की खेती में उपज काफी कम होती थी। इतनी कम उपज देश की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में हरित क्रांति की जरूरत हुई। इस क्रांति ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन जल्द ही इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी और पानी को तो प्रदूषित किया ही, उपज को भी जहरीला बना दिया। इसलिए अब ऐसी खेती की बात की जा रही है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हो, लेकिन उपज के मामले में कोई कमी ना हो। जैविक खेती ऐसी ही तकनीकी है। इस तरह की खेती में कंपोस्ट खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। आज के वाद संवाद में हम कंपोस्ट खाद की उपयोगिता और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। जैविक खाद एक तरह से प्रकृति के लिए तेरा तुझको अर्पण जैसी ही है। इस पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर सोमपाल शास्त्री, साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्र, कृषि मंत्रालय में उप आयुक्त डॉक्टर एएस राजपूत और वरिष्ठ कृषि पत्रकार एसपी सिंह। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। खास बात यह है कि आज हमारे साथ दूर दराज से आए किसान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैविक खाद यानी कचरे से सोना, ये सोना कितना खरा और कितना खोटा है, इस पर वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कंपोस्ट एक तरह की जैविक खाद है जो पौधों, पशु अवशेषों, अपशिष्ट यानी कचरे से तैयार की जा सकती है। अपशिष्ट में गोबर, फसल अपशिष्ट या बूचड़खाना अपशिष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बिना छटाई का घरेलू कूड़ा करकट या सीवर साफ करने वाली इकाइयों से निकलने वाली गाद भी कंपोस्ट खाद बनाने के काम आती है। इन सब चीजों को धीरे धीरे सड़ाकर कोई भी किसान कंपोस्ट खाद तैयार कर सकता है। कंपोस्ट खाद मुख्य रूप से 6 तरह की होती है। ग्रामीण कंपोस्ट गोबर या खेती के कचरे से तैयार की जाती है। शहरी कंपोस्ट शहर की गलियों से निकलने वाली गंदगी और कूड़ेदान के अवशेषों से बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से तैयार होती है। नडेप कंपोस्ट मिट्टी, फसल अवशेष और गोबर से बनाई जाती है, जबकि संवर्धित कंपोस्ट रॉक फॉस्फेट या यूरिया के संवर्धन से तैयार की जाती है। अब सवाल उठता है कि कंपोस्ट खाद जरूरी क्यों है? दरअसल इसके कई फायदे हैं। इसमें 12 से 15% के बीच कार्बन होता है, जो पौधे की बढ़वार के लिए बेहद जरूरी है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में ज्यादा देर तक नमी बनी रहती है, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, पौधों को लंबे समय तक पानी भी मिलता रहता है। कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से उर्वरक का पौधों पर असर बढ़ जाता है। ये मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है, यानी मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाता है। इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये कूड़ा करकट जैसी बेकार और प्रदूषण फैलाने वाली चीज को भी उपयोगी बना देता है। तो रिपोर्ट में देखा आपने कि कंपोस्ट खाद किस तरह से तैयार किया जा सकता है और उसकी क्या उपयोगिता है। आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले पूर्व कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हरित क्रांति जो समय की मांग थी, उस समय रासायनिक खाद थी और उसका इस्तेमाल भरपूर किया गया, लेकिन इसकी कीमत किस हद तक मिट्टी और पानी ने चुकाया है और कितना नुकसान हुआ है इससे?
जिस समय मैं कृषि मंत्रालय का प्रभार संभाल रहा था, उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत की गई थी जी। उसमें ये बात आई थी सामने कि जितने हरित क्रांति के तथाकथित अधिक उत्पादन के क्षेत्र हैं भारत के, उसमें 16 मिट्टी में उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 9 मुख्य हैं जी। जिसमें पहला नाइट्रोजन, फिर फॉस्फेट, उसके बाद पोटाश, उसके बाद मोलिब्डेनम, फिर सल्फर, फिर जिंक, फिर फेरॉन, फिर मैग्नीशियम और बोरॉन। ये 9 के 9 दीर्घकालीन दृष्टि से उनमें गिरावट आई है। अच्छा। और नाइट्रोजन की अधिकता हो गई है। उसके कारण एक तो ज़्यादा कीड़े और परजीवी फसलों को और उनके ऊपर बीमारियां लगने लगी। दूसरे, उससे सारी जितनी भी खाद्य श्रृंखला है जो आपने बात कही, उसमें विषैले तत्वों के अवशेष इतनी मात्रा में हो गए, तरह तरह की बीमारियां आने लगी। तो मिट्टी की जो प्रोफाइल थी, जो उर्वरकता थी, जो तत्व उसमें आवश्यक थे उत्पादन के लिए, वो घटे और नाइट्रोजन की बहुतायत हो गई, फास्फेट की भी हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि नाइट्रोजन तो नुकसान करती है पर फास्फेट नहीं करती, परंतु ये भी मिथ है, ये भी गलत है। अच्छा। फास्फेट के जो रेजिड्यू हैं, जितना वो दिल के ऊपर और शरीर की संरचना के ऊपर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, वो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है। नाइट्रोजन के कारण आपके जोड़ों के दर्द बढ़ना, आपकी कार्टिलेज स्टिफन होनी, आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस, आपके किडनी, गुर्दे और लीवर, सब चीज़ उससे खराब होती है। और ये बीमारियां ज़्यादा आने के कारण कीटनाशक और परजीवी नाशक, जो रासायनिक विषैले पदार्थ हैं जिसे स्प्रे करके डालते हैं जी। आप आश्चर्य करेंगे कि सरसा, अबोर, फाजिल्का, फरीदकोट, भटिंडा और गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो इलाका है और उधर नागपुर का, जहाँ कॉटन कपास उगाई जाती है, 27 स्प्रे करते थे उनके ऊपर जी। और मालवा का जो रीजन है पंजाब का, जो सबसे तंदुरुस्त माना जाता था हिंदुस्तान में, पंजाब का इलाका, एक एक गांव में 250 से 500 कैंसर के मरीज हैं। और एक रेल है जो भटिंडा से बीकानेर जाती है, उसको वहाँ कैंसर ट्रेन का नाम दिया जाने लगा। ये बात सब जानते हैं। तो ये इतने सारे उसके दुष्प्रभाव हुए हैं। इससे जितना जल्दी बाहर आया जाएगा, एक समय लगा था कि उससे फसल का उत्पादन बढ़ा, परंतु फसल के उत्पादन के साथ जहर का उत्पादन भी बढ़ा, बिल्कुल। उसके साथ पानी भी प्रदूषित हुआ। उसके कारण जो सूक्ष्म जैविक संरचनाएं थी, जो माइक्रोब्स थी, जो इन उत्पादक पदार्थों को खाकर और बारीक करते हैं और वो पौधे में ऊपर चले जाते हैं, उनकी संख्या भी घटी है, वो सब मर गए इन जहरीले पदार्थों से। तो ये इतने दुष्प्रभाव हुए हैं, बड़ा भयावह स्थिति पैदा हुई है। उससे जितना जल्दी बाहर निकला जाए उतना बेहतर है। और एक बात आपने जो कही कि उत्पादन कम होता था, ऐसा नहीं है। तंजौर का और उत्तर भारत का अल्बर्ट हावर्ड की एग्रीकल्चर टेस्टामेंट ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए आप, इतना उत्पादन विश्व में कहीं नहीं होता था। अगर जैविक सामग्री जमीन में जितनी आवश्यक है, जितनी आपने निकाली, और फसल चक्र आपका उचित है, जिसमें कभी दलहन की फसलें, कभी अनाज की फसलें, कभी गन्ने की, कभी कपास, ऐसे अदल बदल के और खेत को खाली करके रखें, तो कम लागत में इससे बेहतर और ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन हो सकता है। ये बड़ा भारी वैज्ञानिकों ने गलत फहमी फैला दी है कि इससे उत्पादन घटेगा। बिल्कुल। तो खाद्यान्न की जो जरूरत थी उसे देखते हुए शिवाधर जी, रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ एक वक्त पर। कब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि अब बहुत हो गया, दुष्परिणाम बहुत ज्यादा अब सामने आने लगे हैं और अब जैविक खेती का रुख किया जाए? सबसे पहले ये देखा गया कि पहले शुरू में जब हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया तो लगा कि बहुत तेजी से पैदावार बढ़ रही है और ये लगातार टिकाऊ रहेगी। लेकिन 80 के दशक के बाद ये देखा गया, 80-90 के बीच में, कि धीरे धीरे जो हम जितनी नाइट्रोजन या जितनी भी उर्वरक डालते थे उसके तुलना में उससे दूनी भी डालने पे उतनी उपज नहीं बढ़ी जी। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। मतलब हम जितनी पहले डालते थे, लागत लगाते थे, उससे दोगुनी लागत लगाने पे भी हमें उतनी बढ़ी हुई उपज नहीं मिल पाई। तो तब से हमें लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसमें जो मुख्य कारण ये था कि हमारे किसान भाइयों ने 2-3 तरीके के ही पोषक तत्व प्रयोग किए। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया,
उसके बाद फास्फोरस कहीं कहीं प्रयोग हुआ और पोटास भी कहीं कहीं किसान भाई प्रयोग करते थे। अब पौधे को तो 16-17 तत्व चाहिए, अब 17 आजकल हो गए हैं एसेंशियल। पौधे को तो उतने चाहिए ही चाहिए, और हमारी जमीन में जो मौजूद थे उस नाइट्रोजन और उसकी तो भरपाई आपने कर दी, अलग से दे दिया, लेकिन जो बाकी पोषक तत्व थे वो भी तो जमीन से निकले, तो माइनिंग हुई, मतलब जमीन में कम हो गए और धीरे धीरे जो संतुलन था एक वो बिगड़ता गया। तो हमारा जो पोषक तत्वों का जो पौधों को मिलते थे संतुलित रूप से, वो मिलने बंद हो गए और उससे ये उपज घटनी शुरू हो गई, क्योंकि 16 में से अगर एक भी पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगा तो उपज घटेगी, तो इसके कारण घटने लगा और गुणवत्ता में भी कमी आने लगी। तो एसपी सिंह जी, जैसे कि बता रहे हैं शिवाधर जी, 80 के दशक के बाद दुष्परिणाम जिस तरह से सामने आने लगे, उसके बाद के सरकारों ने किस तरह का प्रयास किया है इस दिशा में कि जैविक खेती को अब बढ़ावा दिया जाए? अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एलेबोरेट किया और सोमपाल जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से पुराने इतिहास को पूरा दोहराया। और खेत की स्थिति क्या है, मिट्टी की, सॉइल का हेल्थ किस तरह से डाउन गया है, मिट्टी कैसे बीमार हुई है, इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो सबसे पहला काम किया कि कैसे खेत की सेहत सुधारी जाए। बिल्कुल। इसलिए पहले उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात है, पहले इसकी जांचो, पता करो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आज का जो चर्चा का विषय है कि इसमें कंपोस्ट खाद की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, बाकी चीजों लोगों ने बता दिया है। भाई 3 चीजें प्रमुख होती हैं मोटा मोटी, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, जिसका प्रयोग किसान भाई खूब जोर शोर से करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि बढ़ रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ने के बाद भी हमारा प्रोडक्टिविटी हमारी घट रही है, बढ़ नहीं रही है जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए। पहले अगर हम 10 किलो डालते थे कोई चीज़ तो उससे प्रोडक्शन अगर हमारा 100 किलो होता था, और आज हम जब डालते हैं तो प्रोडक्शन 1/3 भी नहीं होता। उसकी वजह यही है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आप किसानों को समझने के लिहाज से बताएं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई दवाई अगर हमें किसी इलाज के तौर पर देता है तो उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर विटामिन की गोलियां भी दी जाती हैं, बिकासूल की, फला की, ढेका की, इसलिए दी जाती है ताकि वो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है बॉडी के अंदर खत्म हो रहा है वो उसको हो जाए। यही स्थिति कमोबेश जमीन की भी हुई है। जमीन के अंदर से अगर आप पर हेक्टेयर या पर एकड़ 12 टन 20 टन आप निकालते हैं, और भूसा, अनाज, जितना चीजें निकलती हैं उसी रेशियो में उसमें जाना चाहिए। हो क्या रहा है कि हम अपनी खेती काटते हैं, खेती काटने के बाद उसमें से जो निकलता है उस रेशियो में ना हम गोबर डालते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कार्बन की कमी आ रही है। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ी कमी आई कार्बन, कंपोस्ट की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है पूरे इस रीजन में जिसमें पहली हरित क्रांति आई, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब, इन स्टेट्स में सन 70 से पहले 1970 के पहले तक 0.5% कार्बन कंटेंट हुआ करता था। कार्बन मीन्स वही गोबर की खाद, ये जो कंपोस्ट खाद की जिसकी बात की, जिसके चलते 17 से 18% तक कार्बन मिलता है। कार्बन घट के आज की स्थिति में यह हो गया है कि 0.2% तक, अलार्मिंग, मतलब ये खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। आज देश का सबसे उपजाऊ इलाका कहा जाता है पंतनगर का इलाका। आज स्थिति, मैं अभी डॉक्टर मंगला राय से बात कर रहा था आज सवेरे ही इस पर चर्चा करने से पहले, डॉक्टर साहब इसमें क्या हुआ है, तो बोला पंतनगर की स्थिति यह हो गई है कि वहाँ पर 0.7-0.8% तक कार्बन कंटेंट हुआ था, आज वो घट के हो गया है 0.5%। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे नॉर्दर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन में हरित क्रांति की घोषणा की गई है, तो इसके लिए क्या होगा? तो उन्होंने कहा साहब वहाँ का कंटेंट 0.5% से आगे नहीं है, और ये अलार्मिंग पोजीशन है। किसी भी हाल में अगर मिट्टी को स्वस्थ बनाना है तो 2% तक, ऐसे में 2% तक कार्बन कंटेंट होना चाहिए। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, और वो तब बढ़ेगा जब आप कंपोस्ट खाद डालेंगे, और जो उसके निकाला जाता है जितना मिट्टी से, उसी रेशियो में आप मिट्टी में डालेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए किसानों को प्रेरित करना होगा राजपूत जी की वो ज्यादा से ज्यादा जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है, और आर्थिक सहायता भी क्या किसी तरह की मिल रही है इसके लिए? जी मोनालिसा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जैसे कि शास्त्री जी ने बताया, इससे पहले कि मैं क्या क्या आर्थिक लाभ किसानों को दिए जा रहे हैं, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा एक छोटी सी बात है। संस्कृत में अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम वनौषधम, यत्र तत्र दुर्लभ अस्तु, इसमें इसका सार छुपा हुआ है।
संसार में ऐसा कोई, इसका जरा सा मैं भावार्थ बताऊं आपको, संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बन सके। संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसके अंदर औषधि गुण न छुपे हों। इसी तरह से संसार में ऐसा कोई किसान या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें न छुपी हों। हमारे किसान भाइयों ने खुद बहुत सारे काम, अगर आप देखें तो जैविक खेती के लिए बहुत सारे काम किए गए। मैनेजमेंट की जरूरत है, जैसा कि सर ने बताया, जैसा कि बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां भी हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको लेके स्कीमें बनाई। जैसे खास तौर पे आप बात कर रहे हैं, हम जिसके सिटी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं हम जो, तो सिटी कंपोस्ट के लिए 1500 रुपये पर टन की प्रावधान है। इसके अलावा और भी कंपोस्ट हैं, स्पेशली जैसे बर्मी कल्चर हैचरीज, बर्मी कंपोस्ट के लिए। बर्मी कंपोस्ट से अच्छी कोई कंपोस्ट नहीं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंपोस्ट हैं, फास्फोरिच कंपोस्ट, जो ICR ने और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोगों ने कुछ ITKs भी डेवलप किए हैं जो किसानों के साथ मिलके किए गए। तो सरकार इसी तरह की योजनाओं में अभी लगी हुई है। अभी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी बहुत सारा प्रावधान है इसमें। उसमें लिक्विड बायोफर्टिलाइजर से लेके और इस तरह के कुछ ITKs, बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट के लिए भी हम लोग उनको फंड यानी कि सहायता राशि दे रहे हैं। फिर अभी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट में भी पूरा किसान के प्रोडक्शन से लेके, उत्पादन से लेके, उस सब के लिए प्रावधान रखा गया है। जी, यानी कि सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। शास्त्री जी, हमें बताएं जरा, जिस वक्त आप कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे उस दौरान किस तरह के प्रयास इस दिशा में हुए, और तब से लेकर अब तक आप कितनी प्रगति इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि हुई है? 2 मुख्य प्रयास हुए थे उस समय। एक तो हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जैविक कृषि की आवश्यकता, उसके लिए तकनीकी उपाय और उनको आर्थिक दृष्टि से लाभ कर कैसे किया जाए, उसके लिए एक समिति बैठाई थी। उसकी रिपोर्ट आई जी। वो कुंवर जी भाई जादव एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका पढ़कर आए थे, गुजरात के रहने वाले थे, उनकी अध्यक्षता में, और उस रिपोर्ट को लिखने में मैंने भी अपना बहुत सक्रिय सहयोग दिया था जी। वो रिपोर्ट आई, उसमें एक संस्तुति की गई थी कि एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान की हमारी जो व्यवस्था है, ICR सिस्टम, उसी के तहत एक केंद्र स्थापित किया जाए जिसमें हमारे अधिकारी भी रहे हैं। उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जी। जैविक कृषि का राष्ट्रीय केंद्र जो गाजियाबाद में स्थापित हुआ है। मेरा मन उसको गाजियाबाद में स्थापित करने का नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिकों की भी ये प्रवृत्ति हो गई कि वो भी बाबुओं की तरह काम करें। मुझे क्षमा करेंगे आप दोनों। हम चाहते थे कि वो कहीं दूर किसान के खेतों के बीच में हो, इतनी जमीन हो कि उसमें वो प्रयोग वहाँ करके दिखाए। वहाँ जाइए, एयर कंडीशन रूम बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और अगर प्रयोग की बात करें तो सिवाय टीवी के और वो दूसरे की प्रस्तुति के कोई व्यावहारिक वहाँ उसका प्रयोग नहीं है। तो फिर भी वो एक बना, 100 करोड़ उसके लिए निर्धारित किया गया। मैं फिर योजना आयोग का सदस्य बना, वहाँ भी उसको हमने समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया। वो केंद्र काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, सभी राज्यों को उसमें ला रहा है, राज्य सरकारों की इसमें, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी में इस विषय के ऊपर प्रतिबद्धता रही है सभी स्तरों के ऊपर। उनके जो आनुषंगिक संगठन है उसमें भी और पार्टी में भी, ये एक सुखद बात है। परंतु कोई बहुत विशेष प्रगति अभी नहीं हो पाई। अच्छा, जैसे शहरी कूड़े की बात है, तो एक छोटी बात आपको बताऊं। जब मैं उपाध्यक्ष था सरकारी योजना आयोग का, मध्य प्रदेश शासन का, तो उस समय ने प्रस्तावित किया था कि भोपाल जैसे शहर में, और उसकी भी एक तो जहां सरकारी अधिकारी रहते हैं 4 इमली, और एक बहुत पॉश कॉलोनी है अरेरा, उन 2 में हम प्रयोग करें। ठीक है कि डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को घर के स्तर के ऊपर छांट दें जी। उसमें जो डिग्रेडेबल मटेरियल है जिससे खाद बन सकता है, उसका 1 सप्ताह या महीने में हमको ये अंदाज हो जाएगा कि यहाँ से 50 टन रोज निकलता है, 30 टन रोज निकलता है। उसके शहर के बाहर जो परती जमीन पड़ी है, पहाड़ी, जहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती, वहाँ गड्ढे बनाए जाएं। और इस तरह के अब आजकल हमारे पास जैविक पदार्थ हैं कि 15 से 30 दिन में उसका खाद डिकम्पोज होकर बन जाता है। तो उसको रिले में डालें, तो शहर के सारे कूड़े का प्रबंध हो गया, और किसानों को वहाँ छोटा 50, 51 या 100 रुपया का एक टोकन ले और वो वहाँ से भर के ले जाए। अच्छा। तो वो जगह भी, ये जो कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं दिल्ली में, गाजीपुर में आपने देखा, बादली में देखा, सारा पानी खराब कर दिया, इसका स्थायी निदान हो जाएगा और किसान की रासायनिक उर्वरक के ऊपर निर्भरता न्यून हो जाएगी। और खेती में ये जो 16 तत्वों की चर्चा की मिश्रा जी ने,
आपको आश्चर्य होगा कि गोबर की खाद अकेली ऐसी है जिसमें 17 के 17 तत्व उतने ही मात्रा में अनुपात में पाए जाते हैं जितनी ज़मीन को आवश्यकता है और किसी रासायनिक की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद जैविक खाद बनाते हैं। आइए उनसे भी ज़रा बात कर लें। हमें बताएं कि आप में से कौन कौन जैविक खाद बनाते हैं खुद? बहुत अच्छी बात है। और किस तरह बनाते हैं, क्या है आपका अनुभव, कुछ बताएं। मैंने वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जैविक खाद तैयार किया है और एक बार नेडअप के द्वारा भी किया है। अच्छा। नेडअप में ज़्यादा हमें जो मिलती है उस ऑर्गेनिक जो तत्व हैं उसके, नेडअप के द्वारा जो तैयार खाद करी जाती है उसमें ज़्यादा तत्व मिलते हैं। अच्छा, ये कैसे आपने किया, जानकारी कहाँ से मिली, क्या कोई प्रशिक्षण भी लिया? हाँ जी, कृषि विभाग के द्वारा प्रशिक्षण लिया था जिला स्तरीय, और उन्होंने ही हमें राज्य से दूसरी जगह भी भेजा है वो जहाँ पे हमने प्रशिक्षण लिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर और भी किसान मौजूद हैं, उनका भी अनुभव हम जान ले। जी बताएं। ये नेडअप तो करते हैं हमने, जो है 2009 में जी हमने राइस में हमारे में दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब धान की फसल में तो उसमें जो बकानी रोग लगा था हमारे वहाँ। अच्छा। तो हम पूसा NCIPM से मिले, उन्होंने हमारे वहाँ पे जो है गए और हमने कुछ किसान इकट्ठे किए तो उस बकानी रोग का हमें समाधान बताया। अच्छा। तो उस टाइम को हमको ज्ञान नहीं था। तो एक तो उन्होंने हमें ढैंचा के लिए कहा। अच्छा। आज मेरा गांव बम्बावड़ है गौतम बुद्ध नगर में, 60% 70% मेरे गांव में ढैंचा की खेती होती पहले। अच्छा। और उसकी जुताई करके और जब राइस लगाते हैं और एक भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, एक बहुत तो अच्छी हमको बात है ज्ञान ये तो। होगा और पहले हमको पता नहीं था कि वैसे ही आता धुंध दुकानदार हमको दे देता पोटली बांध के और हम स्प्रे कर देते। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमें, और इसी तरह से आपके अनुभवों से भी मुझे उम्मीद है कि जो बाकी किसान हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। साथ ही ये चर्चा जो हमारी है उसे भी हम जारी रखेंगे कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हमारे साथ। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर हमारा विशेष कार्यक्रम वाद संवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो विषय हमारा है वो है जैविक खाद यानी कचरे से सोना। आइए इस विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद है, साथ ही कई किसान भी हैं। शिवादर जी, हमें ये बताएं कि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर मौजूद किसानों से प्रशिक्षण की भी बात आई। तो जैविक खाद इस तरह की खाद है जिसे किसान खुद भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण की बात आती है। तो किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं किसानों को? देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड ये बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई बहुत सारे बना रहे हैं जी, लेकिन आज भी आप किसी भी गांव में घुस जाइए और गांव के से जब शुरुआत करते हैं तो आपको एक बेतरतीब तरीके से गोबर के कूड़े के ढेर, जिन पर पॉलीथीन फैली हुई है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, और आज भी मिलेंगे। और हमारे किसान भाई उसमें से ही उठा के और उसको खेत में सीधा डालते हैं। आधी सड़ी हुई, आधी गैर सड़ी हुई। जो सड़ी हुई खाद होती है डिकम्पोज्ड होती है और थोड़ा बहुत असर करती है, और बाकी जो डालने के तरीके होते हैं फैलाने के, उसमें भी होता है कि ऐसे डाल दिया, धूप उस पर पड़ती रही और 2-3 दिन में सारा का सारा उसमें नाइट्रोजन निकल गया, और उसके बाद कह रहे हमने तो खाद डाली थी, इसका कोई असर नहीं हुआ जी। और आधी कच्ची खाद पहुंच गई, उससे कहीं दीमक लग रही है और सारे रोग लग रहे हैं। तो ये ना तो हमारा नुकसान ही हो रहा है, साथ साथ जो हाइजीनिक कंडीशन, जो साफ सफाई का है, जो मक्खियाँ और बीमारियाँ सब कुछ फैलती हैं। तो हम किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि थोड़ा सा तरीका बदलें, उसको डालने का सही तरीका बनाएं। आजकल मैं बताना चाहूँगा, गड्ढे के अलावा जो गड्ढे में पहले डालते थे, साल भर पड़ा रहता था, पानी की बरसात हुई, न्यूट्रिएंट सारे लीच होके नीचे चले गए, तो उसकी जो गुणवत्ता थी वो भी उतनी अच्छी नहीं रह जाती थी। लेकिन आजकल एक नई तरीका निकाला है जिसको हम विंडरो मेथड या बायवी तरीके से रैपिड कंपोस्टिंग, बहुत त्वरित कंपोस्ट बनने वाला जो होता है तरीका, इस तरीके में हम पूसा इंस्टीट्यूट में, पूसा अनुसंधान संस्थान में
छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए, बहुत बड़ी लेवल पे जो म्यूनिसिपैलिटी का वेस्ट है उसको सबको किस तरीके से मैनेज करें, पूरा बाय वी विधि से होता है। ना गड्ढा बनाने की आपको ज़रूरत है, ना कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत है, आपको सीधा सरफेस प्लेन एरिया आपको चाहिए। उसमें आप 2.5 से 3 मीटर ऊंची और इतनी चौड़ी, जितनी आपके पास जगह हो उतनी लंबी लाइनें लगा लें। उस लाइनों की उल्टाई पलटाई करें बार बार, और साथ में एक माइक्रोबियल कंसोर्शियम आता है जिसमें हम कहते हैं कई तरीके के जीवाणु होते हैं जो कि सड़ाने में सहायक होते हैं, उनको डाल देते हैं शुरू में ही, और वो अपना काम करते रहते हैं। और बायोवीव से ये 30 से लेके, जैसा शास्त्री जी ने अभी बताया था, जिनका इनकी पहले की परिकल्पना थी वो अब साकार हो रही है, कि वो 30 से लेके 90 दिन के बीच में किसी भी तरीके का खेती वाला जो भी पैदा हुआ अवशेष है वो सारा का सारा सड़ा के अच्छी खाद बनाई जा सकती है। और उसमें जो न्यूट्रेंट हैं, जो पोषक तत्वों की मात्रा जो आम कंपोस्ट हम गड्ढे में बनाते थे उससे भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि लॉस होने का टाइम कम मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके के साथ में वर्मी कंपोस्ट भी कई तरीके लोग बताते हैं कि इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर पक्का हो, कच्चा हो। हमने इस तरीके का बताया कि किसान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेड़ की छाया है, हम उसमें भी वर्मी कंपोस्ट अच्छी बना सकते हैं। अच्छा, तो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाली खाद कैसी बनाए, इस तरीके की हमारे पूसा संस्थान में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और भी बहुत जगह जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और भी अगर आपको चाह है तो बहुत सी जगह आपको मिल जाएंगी सीखने के लिए। जी राजपूत जी, मैं चाहूँगी कि आप भी इसमें कुछ जानकारियाँ और जोड़ दे, प्रशिक्षण की कितनी आवश्यकता है, क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं, साथ ही जैसे कंपोस्ट यूनिट की बात बताई है शिवाधर जी ने, बहुत आसान है इसे बनाना, तो किसान खुद भी अपने स्तर पर ऐसा करके लाभ भी कमा सकता है। मैं सबसे पहले तो जो मिश्रा जी ने बात बताई जी, मैं बोलना चाहूँगा कि किस खाद क्या है ये पहले किसान भाई जान लें। अच्छा, हम सबको जानने की ज़रूरत है। गर्म है तो खाद नहीं, खाद है तो गर्म नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। हम सोचते हैं कि हम डाल रहे हैं खाद, लेकिन हम डालते हैं बीमारियां जी, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे एनसीओएफ ने भी और हमारी दूसरी एजेंसियां आईसीआर वगैरह ने, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारी लेटेस्ट मेथड अभी आ गई हैं। जैसे कि आपको बताऊं, आपके पास कितना भी गोबर है, सबसे पहली बात, खेती करना है तो गाय होना ही चाहिए। गाय से मतलब गाय बैल भैंस सब होना चाहिए। तो एक बहुत छोटी सी परिकल्पना है जिसको लेके अभी काफी मंत्रालय में भी बहुत सारा इस पर काम चल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि बिना गाय के तो खेती अधूरी है, तो ये गोबर होगा। और गोबर मान लीजिए कितना भी है आपके पास, क्वांटिटी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 50 किलो है, 60 किलो है, तो उसकी कैसे खाद बनाएं, मैं अभी 1-2 मिनट में इनको बताना चाहूँगा कि खाद जहाँ भी आती है आप उसको समतल कर लीजिए, गोबर की खाद को, और उसमें 60 डिग्री पर आप किसी बांस से, किसी लकड़ी से उसमें होल कर दीजिए, और फिर उसमें आप करके देखिए, इतना अच्छा फायदा मिलेगा आपको, इतनी बढ़िया कंपोस्ट तैयार मिल जाएगी। हमारे पास जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, लिक्विड होता है, इसके अलावा हम जीवामृत बनाना सब जानते हैं, हमारे किसान भाई सब जानते हैं कि जीवामृत कैसे बनता है। अगर जीवामृत, और मैं तो कहूँगा कि गौमूत्र से अच्छी कोई खाद नहीं संसार में, अगर कोई अच्छी खाद है तो गौमूत्र है। उस गौमूत्र को और जीवामृत को मिला के उन जो छेद आपने किए हैं होल 60 डिग्री पे, उसमें आप जो है उसको डाल दीजिए। एक होल में लगभग 200 ml के आसपास जो भी आएगा उसमें आप जीवामृत डाल दीजिए। गौमूत्र है तो गौमूत्र डाल सकते हैं आप लाइन से डाल सकते हैं। एक रो में आपने गौमूत्र डालिए, दूसरे में आप जीवामृत डालिए, तीसरी में आपके पास में हमारी जो राख होती है गांव घर की, उसमें पोटेशियम उससे मिलता है। ये जैविक खेती का एक अनुसंधान करके ऐसा हम लोगों ने डेवलप किया है, इस पे साइंटिफिक वैलिडेशन भी हो रहा है। तो ये सब करके 40 दिनों के अंदर, जैसा कि सर ने बताया, 40 दिनों के अंदर इतनी बढ़िया खाद किसान भाई बना सकते हैं। और आपको कहीं फैलाने की भी जरूरत नहीं है। आपका मान लीजिए खेत है तो कुछ उस खेत में आप अलग अलग जगह पे, और गाय को आपको खेत पे रखना चाहिए एक शेड बना के, गाय बैल भैंस को कुछ आपको घरों में नहीं रखना चाहिए, वहां रखिए, तो ताकि गोबर आपका वहीं खेत पे रहे, लाने की जरूरत नहीं। वहां पर आप अलग अलग जगह पे रखिए और उसको इस तरह से समतल करके, और वहीं पर आप 8-10 एरिया, मान लीजिए 1 एकड़ में करना है तो आप 4-5 जगह पे करिए, फिर उसको फैलवा दीजिए वहीं पे। इतनी बढ़िया खाद आपके उसमें पहुंच जाएगी जमीन में अपने आप, और फिर उसमें केचुए भी आ जाएंगे, उसमें अपने आप अच्छे, जैसे हम कहते हैं अगरबत्ती लगाते हैं तो अच्छी चीजें आ जाती हैं, ऐसे अगर हमारा गोबर की खाद पहुंच गई तो सारे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो सर ने बताया कि बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ में सूक्ष्म जीव बहुत बड़ा काम करते हैं जी। आप कहते हैं कि जैसे अब बात थोड़ा गाय की आ गई, इसलिए मैं बताऊंगा कि जो सबसे अच्छी खाद होती है वो गाय की, देसी गाय की। क्यों होती है?
आप जरूर पूछना चाहेंगे कि गाय की ही क्यों होती है, क्योंकि गाय के सीकम में जो कहते हैं कि 34 करोड़ देवताओं का वास होता है, वो 34 करोड़ देवता एक्चुअली ये सूक्ष्म जीव होते हैं जी। जो किसी दूसरे जानवर में नहीं होते। तो इसलिए तो ये कई फायदे हैं इस तरह बहुत से जिस पर हम चर्चा जी। कर रहे हैं। शास्त्री जी, आप ये बताएं कि ये एक मानसिकता बदलने की भी बात हो जाती है। हम चर्चा कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि बहुत सारे फायदे होते हैं जैविक खाद से, लेकिन एक आदत पड़ी हुई है लोगों की कि वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी उपज आ जाएगी। तो ये जो आदत पड़ी हुई है, ये कैसे आदत बदलेगी और ये कितना आसान है? आदत डाली किसने? आदत डाली वैज्ञानिकों ने, ठीक है। आदत डाली अधिकारियों ने। पहले उनकी आदत बदलने की आवश्यकता है। ठीक। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, माफ़ कीजिए मैं एक भद्दा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है फर्टिलाइजर के ऊपर एक साल के अंदर। अगर इतना पैसा आप जैविक खेती के लिए दे दें और ये सब्सिडी ख़त्म कर दीजिए, किसान को आदत पड़ी है 360 रुपए का एक यूरिया का कट्टा मिलता है, उठा के उसे फेंक देते हैं, फसल उससे काली हो जाती है, देखने में उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है फोलियर वो अच्छी लगती है, तो हमें भी आसान काम हुआ है। उसी का केवल अगर 15 या 10 किलो यूरिया पानी में घोल के स्प्रे करें तो वो उससे बेहतर काम करेगा। किसान की आदत बदलने के बजाय जो नीति निर्धारक हैं और ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है जिसमें सारे फर्टिलाइजर के उत्पादक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सरकारों से पैसा चो रहे हैं, ये पहले इनका जो हित है जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे, जब तक सरकार की और नीति निर्धारकों की आदत नहीं बदलेंगे, किसान की आदत बाद में बदलेगी नहीं तो विलंब से बदलेगी। सरकार की नीति की समीक्षा हम यहाँ कर रहे हैं, तो पहले सरकार की नियत और नीति बदलने की एसपी सिंह जी, आप इस विमर्श को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार की नीतियां और सरकार के काम जो पहले से हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी इस देश को? कटोरा लेके भीख मांगते थे हम देश देश घूम के अनाज के लिए, और लाइन में लग के अनाज लेते थे। वही हरित क्रांति, जो हरित क्रांति उस समय लाई गई, हमारे वैज्ञानिकों ने लाया तो पूरे देश ने ताली बजाई और खुशी जताई, और डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी भी उस कतार में रहे होंगे ताली बजाने वालों में। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका बिल्कुल ये कहना है कि उस समय संतुलन बनाने में गलती हुई। जितना प्रयोग होना चाहिए, जिस अंधाधुंध प्रयोग किया गया, एक शब्द यूज कर रहा हूं कि अंधाधुंध दोहन किया गया उस मिट्टी का, उस जमीन का, संसाधनों का कमी रही कि इसके दुष्परिणाम मैं बता रहा हूं, दुष्परिणाम उसका यही हुआ कि जब हम दोहन किसी चीज का ज्यादा करेंगे और इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, करेंगे क्या? देखिए असंतुलन किस लेवल पे हुआ। सिर्फ संसाधनों का नहीं हुआ, मिट्टी का हुआ, पानी का हुआ। यही नहीं, आप दाल और तेल, खाद्य तेल, आज स्थिति है कि हम लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ उसी असंतुलन के चलते। क्योंकि सारा का सारा जोर हमने अपने किसानों पर इस बात के लिए दिया कि साहब गेहूं और चावल पैदा करो देश भर में, और गेहूं चावल पैदा करने के चक्कर में जिस पंजाब और जिस हरियाणा में मोटे अनाजों की, दलहन की, तिलहन की खेती हुआ करती थी और बाकायदा फसल चक्र के तौर पर खेती होती थी, और मिट्टी की उपजाऊपन को, उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की क्षमता थी उस मिट्टी में, आज वो मिट्टी बांझ होती जा रही है, वहां की पैदावार घट रही है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बढ़ाए नहीं बढ़ रहा है। तो हरित क्रांति के दौरान जब उसे, ठीक है उस समय की जरूरत रही होगी, और आज जितने डॉक्टर साहब बैठे हैं और हमारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और अधिकारी बैठे हुए हैं कृषि मंत्रालय के, मैं इनसे जानना चाहूंगा, जरा समझिए एक्सटेंशन के नाम पर क्या हुआ। यहां हम ज्ञान दे रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब और ये सारे लोग, मैं सबसे जानना चाहूंगा ये सारे ज्ञान, सारी जानकारी क्या किसानों तक पहुंची है? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि कुछ ही किसी स्टेट के, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक ये जानकारी हो। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। पूरे देश में जानकारी होगी। बात आती है कि लैब टू लैंड की बात तो कही जाती है, लेकिन ये गैप का जो शिकायत है वो लगातार आती रहती है। ऐसा है, हमारा पूरा एक एक्सटेंशन डिवीजन है इसके लिए। हर एक मंत्रालय में अपना एक डिवीजन होता है, सर को पता है।
और आपको भी पता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट इनको पता होना चाहिए होगा कि एक पूरा एक डिवीजन होता है, वो यही काम करता है। मैंने जो कुछ भी नई स्कीम्स आ रही हैं वो सबको उनको किसानों तक लैब टू लैंड पहुंचाने का काम वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारा काम तो किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेके उसको बनाने का काम हम देखते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम देख रहे हैं। पर हमारा जो एक्सटेंशन डिवीजन है वो आपको डिटेल में बताएंगे। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो काम चल रहा है इसमें। बिल्कुल शिवाधर जी, आपका भी मैं ज़रूर प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी कि कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इतने वैज्ञानिक है, लेकिन शिकायत यही रह जाती है कई बार कि जो लैब टू लैंड का जो गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक तकनीकी जानकारी का सवाल है, हम कह रहे हैं कि बहुत हद तक पहुँची हुई है हमारे किसान भाइयों के पास। इनमें से कौन सा किसान भाई ऐसा है जिसे ये पता नहीं कि जैविक खेती या जैविक पदार्थ प्रयोग करने से, जैविक पोषक तत्वों का प्रयोग करने से ज़्यादा फायदा है? सबको पता है, लेकिन उसके कई ऐसी भी समस्याएं हैं जिससे वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि गोबर की खाद बनाना। आजकल जब प्रेशर है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं, इनका एक होड़ लगी हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ऐसी फसलें उगाएं जिसमें तुरंत पैसा मिल जाए। बिल्कुल। तो उसमें दूसरी बात, जो श्रमिकों की कमी है, खेती के लिए श्रमिकों की संख्या पहले क्या थी, आज क्या है, और आज उसकी रेट क्या है, पहले क्या रेट थे। इन दोनों को देख ले तो 50 किलो का कट्टा यूरिया का डालना बहुत आसान है, खुद ही जाके डाल आएगा। लेकिन जब गोबर की खाद जब 50 किलो की जगह जब हमें 5 टन या 10 टन डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें बुग्गी भी चाहिए होगी, और ट्रैक्टर भी चाहिए होगा, हमें 4 आदमी भी चाहिए होंगे। वो कहाँ से आए? तो इसका कुछ व्यवहारिक समाधान तो उसका व्यवहारिक समाधान ये है कि हमारे सब किसान भाई एकजुट होकर इसके दूरगामी परिणाम को अगर ध्यान में रखें, अच्छा, तो धीरे धीरे उससे फसल चक्र में भी अपनाएं, तुरंत लाभ पे ना जाएं, हमें अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ियों को क्या खिलाना है उस पे जाएं। जैसे एक सोच ये भी है कि अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो जो उत्पादकता है वो घटती है, क्या ऐसी भी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैविक खाद का प्रयोग अब जैसे हम जमीन में डालते हैं, अब ऐसा एकदम जैसे आप दे रहे एलोपैथिक दवाई से एकदम आयुर्वेदिक दवाई पे आ जाएं। मैं एक सीधा सा एक उदाहरण ले रहा हूँ। अच्छा। तो एलोपैथिक में कहते हैं एकदम असर होता है। इसमें जो यूरिया में और जिसमें भी है, ये फर्टिलाइजर तुरंत उपलब्ध होती है पौधों को, तो सीधा असर एकदम काली फसल दिखाई देने लगती है। और इसमें धीरे धीरे इमोबिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं, पहले शुरू में थोड़ा कम रिलीज होता है, बाद में एक स्तर आ जाता है जबकि प्रचुर मात्रा में सभी कुछ उपलब्ध होने लगता है। तो उस गैप को आप चाहें कि यूरिया वाला एकदम असर दिखाई पड़े, वो तुरंत नहीं दिख सकता। उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा डालनी पड़ेगी, जो कि आजकल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी फसल अवशेष हैं उन सब का कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रयोग होने लगा है, और उनको हम जानवरों के चारे के अलावा भी बाकी और चीज़ों की जगह बेच रहे हैं। और कुछ किसान भाई तो जल्दी में जला भी देते हैं। अच्छा। जिसकी बहुत अच्छी खाद बनाई जा सकती है, लेकिन वो भी श्रमिक ही उसके पीछे कारण है। पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन क्या अनुभव है किसानों का? एक विषय छोटा सा, ये सारा किसान की अर्थव्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा लागत ज़्यादा आती है, परंतु अगर आप जैविक खेती की उत्पादन देखें, मान लीजिए गेहूं जो है वो 12 क्विंटल हुआ, दूसरा खाद डालने से 14 हुआ, इससे अगर 14 आप करेंगे तो इसमें लागत कम आएगी दूसरे के बजाय, और लंबी अवधि में इसकी लागत रासायनिक खेती की ज़्यादा रहती है जैविक खेती के मुकाबले में। पोषक तत्व बेहतर आते हैं, पानी कम लगता है। अगर आप रासायनिक खाद डालेंगे तो पानी आपको गेहूं में 5 से 6 चाहिए, देसी खाद डालेंगे तो 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 में काम हो जाएगा। तो उससे जल स्तर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो भी एक सवाल है। फिर विषैले तत्वों के अवशेष हैं, उससे जो शरीर के, जैसे पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जहाँ मनुष्य का स्वास्थ्य पूरे भारत में सबसे बेहतर माना जाता था, केवल जिंक की कमी होने से डायबिटीज इतनी हो गई गांव में, जिसको कोई जानता नहीं था मधुमेह को। वो जिंक जो है वो गोबर की खाद डालेंगे तो कम नहीं होगा, और कितनी भी आप सॉइल हेल्थ कार्ड बना लें, हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता कि एक एक चीज नाप के आप इतना जिंक डालना, इतना बोरोन डालना, इतना मोलिब्डेनम डालना, इतना सल्फर। आप देसी खाद डालिए, सब अपने आप जितनी जरूरत है सब पड़ जाएगी, पानी की आवश्यकता घट जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी, किसान का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलिए, तो और कई ऐसे पहलू हैं जो चर्चा के दौरान आएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ।
मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं वाद संवाद। आज हम जैविक खाद पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैविक खाद यानी कचरे से सोना, ये सोना कितना खरा है और कितना खोटा है, इस पर वाद संवाद का सिलसिला फिर से शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसी साल 20 जनवरी को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की मीटिंग में नगर कंपोस्ट योजना को मंजूरी दी। इसके तहत ये तय किया गया कि सभी उर्वरक कंपनियों के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ नगर कंपोस्ट की मार्केटिंग भी जरूरी होगी। प्रोत्साहन के तौर पर सरकार 1500 रुपए प्रति टन के हिसाब से देती है। इसका मकसद किसानों को सस्ती दर पर कंपोस्ट खाद उपलब्ध कराना है। सरकार की ये भी कोशिश है कि किसानों को नजदीकी उर्वरक विक्रय केंद्र पर ही कंपोस्ट भी उपलब्ध हो जाए। साथ ही सरकार ने कंपोस्ट के फायदों के बारे में किसानों को जानकारी देने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी इस कोशिश में सहभागी बनाया। लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इस दिशा में शोध कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तो कम समय में कंपोस्ट तैयार करने के लिए सूक्ष्म जैवीय टीका भी विकसित किया है। इसके इस्तेमाल से 70 से 75 दिन में अच्छी कंपोस्ट तैयार की जा सकती है। आम विधि से कंपोस्ट तैयार करने में 4 महीने यानी 120 दिन लगते हैं। तो आपने देखी ये रिपोर्ट। आइए इसके बाद इस चर्चा को हम आगे ले जाते हैं। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है उसमें शामिल हुआ और अपने सवाल पूछें। जी पूछे अपना सवाल। डॉक्टर साहब, जो अभी आप लैंड टू लैंड की जो बात कर रहे थे, लैब टू लैंड, जी, उसमें कहीं ना कहीं कड़ी टूटी हुई है या अविश्वास पैदा हुआ है साइंटिस्ट और किसान के बीच की जो कड़ी है। आप लैब में काम कर रहे हो, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, बीच में कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ है और इस वजह से वो चीज़ किसान तक नहीं पहुँची। किसान अगर जाते हैं तो डॉक्टर साहब किसान को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता वहाँ पे जिस तरह से होना चाहिए। अगर मैं 50 किलोमीटर चल के जाता हूँ तो हो सकता है आपका ऑफिस का गेट ही ना खुले, आप अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं, बाहर वाले नहीं जाने दें। उसके लिए डॉक्टर साहब मैं किसान हूँ, हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 15,000 किसान हैं हमारे ग्रुप में सर, 1,000 उसमें से कृषि विशेषज्ञ हैं, आप जैसे साइंटिस्ट भी हैं, और शुगर केन ग्रोवर्स ऑफ इंडिया के नाम से है। उसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं। आप जो हमें एक चैनल के थ्रू नहीं बता पाते हो, वो हमें फटाक से आप कमेंट करते हो, हम आपको प्रॉब्लम दी, हमने आपने कमेंट कर दिया और हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने किया, ठीक हुआ, मैंने दूसरे साथी को बता दिया, पूरे ग्रुप में वो चीज़ फैल जाती है। तो इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल रहा है सोशल मीडिया का। दूसरा सर प्रिंट मीडिया है, आप बहुत सारी मैगजीन निकालते हो, पूसा से बहुत सारी मैगजीन निकलती हैं, मैं भी मेंबरशिप ले रखी है, साल में 2 या 3 पहुंचती हैं, वो वहाँ से डिस्पैच करते हैं, मुझे रिसीव नहीं होती, बीच में खो जाती है। क्यों ना फिर इसका हम तरीका बदला जाए, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया पे आया जाए। जब IT कार्ड मतलब जो एक गैप है, जो कड़ी टूटी हुई है लैब टू लैंड का, उसे कैसे पाटा जाए? अगर कोई सुझाव आपके पास है या आपको क्या लगता है? जहाँ तक सवाल है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं और आजकल एक MGMG है, मेरा गांव मेरा गौरव। हम सब लोगों ने कम से कम एक वैज्ञानिक के पास कम से कम 5 गांव, हम लोग गांव में जाते हैं, सुबह से शाम तक सबसे उनकी समस्याएं सुनते हैं, जो उनके लिए सुझाव हमारे पास तुरंत उपलब्ध होता है वो हम बताते हैं, और अगर उपलब्ध नहीं है तो हम अपने और वैज्ञानिकों से डिस्कस करके अगली विजिट में जाके उन सब बातों पे समाधान की बात करते हैं।
इतने सारे किसान मेला लगते हैं, हमेशा किसान भाई वहाँ पे आते हैं और बहुत सारे किसान भाई मुझे रात में अगर 8 बजे 10 बजे 11 बजे भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें क्या करें, तो मैं तो कभी आलस नहीं करता हूँ। हमारी समझ से लोग आलस नहीं करते हैं, लेकिन कितने लोग संपर्क करते हैं और कितने कर, क्योंकि जितने किसान हैं उतने वैज्ञानिक तो नहीं है, तो 1 to 1 तो नहीं हो सकता है जी। तो जो जहाँ पे कलेक्टिव जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो हमारे ग्राम विजिट है, मेला है, इनमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो मुझे लग रहा है आपको सारी जानकारी हो सकती है। ये आप ध्यान में रख के चलिए कि जितने किसान हैं उतने वैज्ञानिक नहीं हैं, तो 1 to 1 आपको नहीं हो सकता। जी, अगला सवाल लेते हैं हम लाइव। अगला सवाल मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ, संजीव कुमार, रूपबास दादरी, गौतम बुद्ध नगर से। जैविक खेती करने में हमको अपना एक जैविक उत्पाद तैयार करने में अपने खेत में 4 से 5 साल लग जाते हैं। जैसे कि अभी बात आ रही थी कि भाई हम अगर रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दें और जैविक पे ले आएँ तो एकदम पैदावार घटती है। उसके लिए हमें 4-5 साल का इंतजार करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको रासायनिक खाद की मात्रा घटानी पड़ती है और जैविक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। अब हमने जैविक खाद तो हमने डाल के खेत में उत्पाद तो तैयार कर लिया, लेकिन समस्या आती है किसान के सामने जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं। एक रासायनिक खाद के द्वारा प्रयोग किया हुआ प्रोडक्ट है हमारा और हमने जैविक से किया है, और रेट जब जाते हैं तो हमें दोनों के बराबर मिलते हैं। उसका हमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती, उसके ऊपर सरकार ठीक है। दो महत्वपूर्ण सवाल आपके निकल के आए हैं। एक तो वक्त लगता है, सूक्ष्म जैविक टीका भी विकसित की गई है ताकि कम समय लगे, जहां तक मेरी जानकारी, अगर आप इसके बारे में और भी विस्तार से बता सकें। देखिए, ऐसा है कि जो एक भ्रांति है, मुझे लग रहा है कि उपज बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। आप जैसे रासायनिक खादों से, रासायनिक खाद का मैं ये कह रहा हूँ कि प्रयोग जब करते हैं तो एकदम असर दिखाई, इसका असर नहीं दिखाई देता। और हम जो पहली साल या दूसरी साल या तीसरी साल अगर भरपूर मात्रा में हम उनका प्रयोग करेंगे खादों का, जैविक खादों का, तो ऐसा नहीं कि उपज में बहुत कमी आएगी, उपज उतनी ही रहेगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये एक भ्रांति है, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उपज कम हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर सड़ी हुई खाद नहीं डालोगे, अगर सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं करोगे, तो हो सकता है आपके खेत में जाके वो सड़ने में जो बैक्टीरिया वगैरह वो काम करते हैं उसे सड़ाने का, तो सारी एनर्जी उधर लग गई। तो जो न्यूट्रिएंट रिलीज एक होता है कि पहले सड़ता है, उसके बाद उसमें से पोषक तत्व निकलते हैं। विधि जानना भी बेहद जरूरी है। तो आपके पास जानकारी तो पूरी उपज मिलेगी। मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो मुझे सरकार के अंदर हो रहा है, मैं उसके भी थोड़ा सा आ रहा हूँ। किसान ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। निश्चित रूप से प्रोडक्शन कम होता है, डॉक्टर साहब जो भी कहें, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे साल में घटता है, चौथे, 5वें साल पे वो आता है। सरकार ने एक योजना अभी शुरू की है, उसमें क्या है कि पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल पे पर हेक्टेयर में 20, 15 और 10 हज़ार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है उस किसान को। लेकिन तब दी जाएगी जब वो किसान क्लस्टर बना के कम से कम 50 किसान एक साथ हों, और एक निश्चित है कि भाई 50 किसान हो या एक निश्चित रकबा हो खेत का, इतने लोग क्लस्टर बना के अगर आएंगे तो उनको इस तरह की सुविधा दी जाती है और उन्हें बैंक से बेहतर, मतलब रियायती दर पे उनको लोन भी उपलब्ध हो रहा है। उन किसानों के प्रोडक्ट को एक ऐसे डेडिकेटेड मार्केट के लिए वो सरकारी तौर पर इन्होंने व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये कितनी कारगर होगी ये तो आने वाले दिन बताएंगे। बिल्कुल, राजपूत जी बताएंगे, क्योंकि बाजार और मूल्य इसकी भी चिंता है जो वाजिब है। जहाँ तक जैविक खेती के उत्पादों की बिक्री की बात करें, अपन मार्केट की बात करें जी, तो अभी सरकार ने कुछ बहुत अच्छी स्कीम, अभी एक मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग लेके आए हैं। उत्पादन से लेके वैल्यू एडिशन से लेके उसका सर्टिफिकेशन भी करा रहे हैं, और उसको जो एजेंसियां हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके माध्यम से एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा रही है जी। इसके अलावा कुछ प्राइम अच्छी लोकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलोर और आपके दिल्ली, आपका चेन्नई, इस तरह की मेट्रो सिटीज में इनके आउटलेट्स भी खोले जा रहे हैं। कुछ मॉल्स में अभी इवन हमने एक कृषि भवन में भी एक शॉप खोल रहे हैं, अभी उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसमें सिक्किम या जिस तरह के और भी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वहाँ हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जैसे, जहाँ पर पूरा जैविक ही होता है, जहाँ कोई केमिकल नहीं डाला जाता, उन सब के प्रोडक्ट्स को वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग भी की जा रही है। पर एक बात मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, हर पूरे हिंदुस्तान के, न केवल जैविक नॉर्थ ईस्ट के, आप एफपीओस बनाइए। एफपीओस का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे आपने बताया क्लस्टर्स। जब आपके 100, 500, 1000 किसान मिलके कोई काम करते हैं
प्रोडक्शन करते हैं तो क्वांटिटी में ज्यादा आता है, बल्क में आता है। और जब बल्क में आता है, जब आपके पास बल्क में जब कोई प्रोडक्ट आएगा तो मार्केट चल के आता है। जैविक खेती करने वाले किसानों को मैं ये कहूंगा कि आपका मार्केट आपके घर चल के आता है, आपको मंडी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे शास्त्री साहब बैठे हुए हैं जो जैविक खेती करते हैं, उनके खेतों पे लोग जाके पहले से बुकिंग करा देते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे किसान हैं, मैं जानता हूं। आपके यहाँ बुलंदशहर में है कुछ किसान, जैसे मिस्टर त्यागी करके हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं। करीब 1000-1200 किसानों को तो मैं बाय नेम जानता हूं, जो जिनके पास लिस्ट होती है। उनको बाजार में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी को गेहूं चाहिए, हर आदमी को फल चाहिए, हर आदमी को सब्जियां चाहिए, उनके पास लिस्ट पहुंच जाती है और वो हमें भरोसा होता है। इसके साथ साथ किसानों को शास्त्री जी थोड़े मार्केटिंग के गुर भी सीखने होंगे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जैविक उत्पाद से। सबसे बड़ी कठिनाई है कि किसान के उत्पादन का जो विपणन है, मार्केटिंग, उसकी जो पहली व्यवस्था थी वो शोषण पर आधारित थी। व्यापारी उससे खरीद लेता था, मनमाने दाम पे बेच देता था। कृषि उपज मंडी का कानून लाया गया था उस शोषण से किसान को मुक्त करने के लिए। परंतु हो क्या रहा है कि वही व्यापारी आज सरकार का लाइसेंस लेके किसान का शोषण कर रहे हैं। आज भी छूट नहीं है किसान को सब जगह। अगर मेरा गांव जमुना के ऊपर है, मैं अपना गन्ना जमुना के पार हरियाणा के मिल को दे दूं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। अगर अपनी मंडी के बाहर ले जाके बाहर बेचूं तो मंडी टैक्स की चोरी में गिरफ्तार हो जाऊंगा। एक तरफ सारी सरकारें दम भर रही हैं कि हम वैश्वीकरण कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का किसान एक मंडी से दूसरी मंडी के क्षेत्र में ले जाकर बेच नहीं सकता। ई-नैम इस दिशा में एक सराहनीय पहल है, कहना पड़ेगा केंद्र सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय वो जो एक टेली उस पे किया है, किसान के पास इतना साधन नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि बल्क जब तक नहीं होगा, न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा न राष्ट्रीय व्यापार होगा, उसके लिए आप खोल दीजिए, वो स्वतः ठीक हो जाएगा। जब तक आप सब चीज में कंपटीशन कर रहे हैं तो किसान में क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, कहा भी जाता है एकता में बल है, तो इसमें भी सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। जब सब किसान सामूहिक तौर पर आएंगे और इस तरह से अगर प्रयास करेंगे तो उसका फल भी जरूर अच्छा मिलेगा। बहरहाल इसी के साथ आज के वाद संवाद के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। विश्वास है कि किसानों ने जैविक खाद की जरूरत को समझा होगा और अपनी शंकाओं का समाधान किया होगा। आज के वाद संवाद के लिए समय निकालने के लिए हमारे माननीय मेहमानों और खासकर किसानों का आभार और धन्यवाद। वाद संवाद में अगले सप्ताह एक नए विषय और नए तेवर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।